मेरा नाम शशि भूषण मैठानी। मैं भी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन में CGRF मेंबर हूँ। चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों की मेरे पास जिम्मेदारी है। इसमें नियुक्ति जो है उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो अभी मैं अपने सामाजिक कार्यों के साथ साथ इस नए दायित्व की भी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूँ। हमेशा कोशिश रहती है कि हर जगह अपना अच्छा इस जिम्मेदारी के साथ साथ अपना जो यूथ आइकन क्रिएटिव फाउंडेशन है उसमें मैं एज ए डायरेक्टर फाउंडर भी इसको चला रहा हूँ। इसमें नेशनल अवार्ड्स और तमाम जो क्रिएटिव एक्टिविटीज जो सोसाइटी में है वो सब होता है। सामाजिक कार्यों के प्रति बीते 26-27 वर्षों से जो काम है वो निरंतर जारी है, वो हमेशा चलता रहेगा। प्रारंभिक जीवन तो पहाड़ी जो जीवन होता है वो हमारा जीवन रहा है। पहाड़ में रचे बसे हैं, पहाड़ की मिट्टी में खेले हैं और वहीं के स्कूल में पढ़े, गांव में पढ़े। आज भी गांव से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि गांव में वहां से नहीं, अभी तो देहरादून में, लेकिन फिर भी गांव से लगातार जुड़े हुए हैं। कार्य क्षेत्र के लिए बदलाव हुआ है, जगह का एक जगह से दूसरी जगह गए, देश में अलग अलग प्रांतों में गए हैं, लेकिन मूल रूप से मैठाना गांव के रहने वाले हैं। शिक्षा दीक्षा सारी वहीं से हुई है। बीच में जो क्लास 6 के बाद में चक्राता आ गया था, फिर उत्तरकाशी गया, उत्तरकाशी के बाद फिर जोशीमठ, फिर एक बीच में दौर आया 10th के उसमें मैं फिर मैठाना गया था, फिर उसके बाद मैं गोपेश्वर, फिर वापस। इसी तरह से मैं कभी एक जगह पे नहीं रहा हूं। मतलब ये एक चीज है कि स्टार्टिंग से 5th तक भी गांव में भी, यानी कि स्टार्टिंग में मेरी माँ भी कहती थी कि इसके पैरों के नीचे कुछ चक्री है। मतलब जब गांव में ही स्कूल थे तो एक प्राइमरी स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय, और उसकी शाखा एक उसकी विंग अलग थी, नीचे बाजार में अलग थी। तो यानी कि प्राइमरी एजुकेशन में भी मैंने कि क्लास 1st 2nd ऊपर गांव में से की जो 1 किलोमीटर ऊपर था, और उसके बाद 3री 4थी 5वीं में फिर बाजार वाले में आ गया था। 6वीं में मैं चक्राता चला गया, 7वीं 8वीं में मैं उत्तरकाशी चला गया, फिर जोशीमठ चला गया। इस तरह से ये सब होता रहा। फिर वापस देहरादून आ गया। मेरे साथ बहुत सारे, कई बार ऐसा भी रहा कि मैं अपने एजुकेशन के हिसाब से जो पढ़ाई लिखाई में अपने एक क्या रहा कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। तो एवरेज भी नहीं बोलूं, मैं तो ओपनली बोलता हूं, कई मंचों से बोलता हूं कि मैं हाई स्कूल में भी फेल हुआ हूं, इंटर में भी फेल हुआ हूं, जो कई बार लोग बोलते हैं। लेकिन उस फेल होने के पीछे अगर शायद मैं 10वीं में फेल ना होता और मैं 12वीं में फेल ना होता तो शायद जो आज मैं जिस जगह पे हूं ये शायद ये जगह मुझे ना मिलती। क्योंकि जब मैं 10वीं में एक बार रुक गया था, फिर दूसरी बार मैं ITI में निकल गया था, 1-2 महीना एडमिशन रहा, फिर वहां से मैंने ITI छोड़ दी। तो कुछ भगवान को कुछ और मंजूर था। और फेल होने के पीछे कारण मेरी मंद बुद्धि का कारण नहीं है। मैं कोई पढ़ने लिखने में कम नहीं था। मैं अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट कहता था हूँ, लेकिन मेरा जो स्वास्थ्य के रूप से मैं एक बाय बर्थ आर्थराइटिक्स हूँ। मैं कभी प्रेयर में नहीं रहा हूँ और मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता था। मैं 85-86 की आपको बताऊँ, तब मेरा इलाज देहरादून में दून हॉस्पिटल से चलता था, डॉक्टर सिंघल से। फिर उसके बाद 88-89 में मेरा इलाज शुरू हुआ गुजराड़ा में, फून सिंह डॉक्टर थे, तिब्बती डॉक्टर, उनसे मेरा इलाज शुरू हुआ। उनसे जब इलाज शुरू हुआ तो तब आप ये लगाइए कि वो जो इलाज मैं देखता हूँ लोगों का कि एक उम्र के बाद में होता है, वो मेरा इलाज 89-86 में 86 में बात बताऊँ, तब मैं क्लास 6 में था और 8-9 तक आते आते फिर 10th तक भी वही चलता रहा। फिर 10th पास हुआ, फिर 11th में भी वही चला। कभी मैं प्रेयर में नहीं रहा। एक हफ्ते में 5 न्यूरोविन के इंजेक्शन लगते थे मेरे, 5 न्यूरोविन के इंजेक्शन। आज भी आप किसी डॉक्टर से पूछना, न्यूरोविन का इंजेक्शन बहुत तकलीफ देता है, बहुत दर्द करता है। तो बिना उस इंजेक्शन के मैं रह नहीं सकता था। तो मन में बहुत सारा, मैं आज भी अगर आप मुझे, अगर ये आज ये मोबाइल और कंप्यूटर का ज़माना ना होता तो शायद मैं आज सबसे पीछे होता, क्योंकि मैं हाथ से लिख नहीं सकता हूँ। मैं आधे पेज से आगे नहीं बढ़ सकता हूँ और 1.5 पेज से ज़्यादा तो मैं लिख ही नहीं सकता हूँ, आप चाहे कितना भी कुछ कर लें। और 1.5 पेज में आपको मेरी 3-4 तरह की राइटिंग दिखेंगी, क्योंकि उतनी बारी मेरा हाथ टेढ़ा होता जाएगा। लेकिन जब से मोबाइल आया,
कंप्यूटर आया तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे लिए एक वरदान हुआ। और शायद अगर ये चीज़ मेरी हाई स्कूल और इंटर की जगह पे होता, मुझे कंप्यूटर और मोबाइल से लिखने का मौका मिलता, तो शायद मैं भी फर्स्ट डिवीजन वाला होता और फेल ना होता। क्या होता, मैं लिखने में पीछे हो जाता था हमेशा। मेरे साथ के लड़के बी कॉपी बोलते थे, वो भर लेते थे, मैं कभी वो नहीं कर पाया। तो इसलिए वो व्यवधान रहा। और शायद मैं कहता हूँ ये बीमारी ना होती तब तो मैं आज इस जगह ना होता। मैं कभी भगवान से कोई शिकायत ही नहीं है कि उसने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं कहता हूँ भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया कि जिस लायक मैं था भी नहीं, और उसका कारण है मेरी अर्थराइटिक्स जो रही है। अब जब मैंने इंटर में आया था 12वीं में, तो तब तक ये होता था कि जब आप ही लगाइए एक बच्चे की कितनी ख्वाहिशें होती हैं। मेरे बच्चे भी मैं भी आज 2 बेटियों का बाप हूँ। मेरे बच्चे डिमांड करते हैं हमें ये खाना वो खाना, लेकिन मुझे अपना बचपन याद आता है। मेरे पे बहुत सारी बंदिशें थी कि मैंने कभी कड़ी नहीं खाई, मैंने राजमा नहीं खाई, मुझे चावल पसंद था, मुझे खीर पसंद थी, मुझे दही पसंद थी, मुझे सब पसंद। लेकिन उस उम्र में आप लगाए क्लास 6 से जो बच्चा पढ़ रहा है और 12 तक आते आते उसका खाने पे इतना प्रतिबंध था कि उसको तला भुना नहीं खाना, उसको ये नहीं खाना, क्योंकि मेरे पूरे बदन में जगह जगह से हड्डियाँ मतलब फूल सी गई थी, गोले गोले से बन गए थे। लेकिन एक चमत्कार भी हुआ। 93 के आसपास की बात बताऊँ मैं, 93-94 की बात होगी। हरीश मैखुरी जी हैं जो पत्रकार भी हैं, डॉक्टर हरीश मैखुरी। तो इनकी दुकान हुआ करती थी गोपेश्वर में। तो इन्होंने एक बड़ा ऐसा इलाज मुझे बताया। मैं तो उनका ये क्या हो रहा है, मैं पूरे कपड़े नहीं मतलब ऐसे हाफ कमीज नहीं पहन सकता, तो पूरा ढक के रहता था क्योंकि जगह जगह से नसें फूली रहती थी मेरी। हरीश मैखुरी जी ने जब मुझे बताया कि आपको कुछ नहीं करना, सुबह सुबह जब गाय का दूध निकलता है, वही गर्म दूध, चूल्हे में गर्म नहीं करना, गाय से जब निकालते हैं थन से जब दूध निकलेगा वो वाला दूध यूज़ करना है। और उसमें आप एक टुकड़ा गुड़ का, उसी के बराबर अनुपात में दही न वो हल्दी गुड़, 1 चम्मच शहद, 4 बूंद शिलाजीत पीस करके इसका पेस्ट बनाकर 1 गिलास दूध के साथ में इसको मिला के सुबह सुबह पी लेना है। शहद, गुड़, हल्दी, शिलाजीत। 1 महीना वाकई मैंने पिया। 93 की बात बता रहा हूँ। 93 में जब मैंने वो हरीश मैखुरी जी का बताया वो नुस्खा जब अपनाया, 1 महीने में मेरी सेहत भी बनी। मेरे शरीर से जितने भी जो नसें फूली हुई थी, जितना तकलीफ में मैं रहता था, सारे डॉक्टर फेल हुए। और सिर्फ 1 महीने के इलाज में मेरा सारा जो जन्मजात जो बीमारी थी वो साफ हो गई। और उस बीमारी के साफ होने से तब से मैंने सारा कुछ जो मेरी परहेज थी सब शुरुआत की, सब स्टार्ट किया मैंने, सब कुछ खाया और अब भी सब स्टार्ट है। भगवान की कृपा से इतने साल हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। 1996 में मुझे सम्मानित किया गया था मेजर जनरल भूनचंद खंडूरी जी द्वारा, और पूरे गढ़वाल उत्तराखंड से उन्होंने एक अलग अलग क्षेत्रों से जब चुनी गई प्रतिभाएं थी, तो उनमें से मेरा भी नाम आया था, तो बड़ा अच्छा लगा। तभी से मुझे ऐसा हुआ कि मैं आर्ट की तरफ पहले अपने लिए करता था, कुछ भी अपना जो आर्ट जो क्राफ्ट वर्क में करता रहता था। उस आर्ट और क्राफ्ट के चलते मैं दूसरों तक उसको हस्तांतरित करने में बहुत ज़्यादा, मतलब जो एक्सचेंज करना, एक दूसरे को देना, अपनी विद्या को दूसरे को हस्तांतरित करना, और सिर्फ वही मकसद नहीं था बल्कि उसके पीछे था कि रोजगार परक चीज़ बने। तो मैं बताऊँ, सबसे पहले तो 92 की मैं बात करूँ, 92 में मैंने इसका प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। 1992 से सन 2000 तक मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में 28 गर्ल्स कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया है क्रिएटिव आर्ट एंड डेवलपमेंट के क्लासेस। उसी के बूते मुझे फिर सम्मान भी मिला 1996 में, जो अपने गढ़वाल के सांसद भूनचंद खंडूरी जी तब थे। और उसी क्रम में मैं गोपेश्वर में पहले था, फिर गौचर आया, फिर पौड़ी गया, श्रीनगर आया, फिर कुमाऊं के कुछ हिस्सों में गया, यूपी के कुछ हिस्सों में गया। तो जब पौड़ी में गया मैं, तो वहाँ मेरे मन में आया कि मैं अभी तक 1992 से और 95 तक तो मैं ये सब सिखाते हुए आया, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आ रहा था।
कि मैंने हज़ारों लड़कियों को ट्रेनिंग दे दी थी, उनको अच्छा जो आज भी कई लोग या इस इंटरव्यू से अगर देखेंगे वो सोचेंगे आज उनको देखने को मिलेगा। तो मैंने जब उनको जो कला सिखाई थी, फिर मैं 4-5 महीना 6 महीना साल भर करके निकल जाता दूसरी जगह, लेकिन उनको मिला क्या, पहचान नहीं मिली। तो तब मैंने पौड़ी से इस बैनर की शुरुआत की थी, कला प्रदर्शन प्रतिभा दर्शन, इसका नाम हुआ KPPD। तो 28 सितंबर 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा, और वाचस्पति गैरोला जी साहित्यकार, उनके द्वारा ये हुआ था। जीवन चंद पांडे जी थे, DIG गढ़वाल उस समय होते थे, मेरठ इधर के साथ। तब से लगातार ये शुरू हुआ, चलता रहा। फिर ये सब आगे बढ़ता गया। बाद में कहा कि इसको एक NGO फॉर्मेट में बनाया जाए। तो इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है कि मुझे पता नहीं था कि NGO क्या होता है। तो लोगों ने कहा NGO बनाइए आप, और NGO बना करके इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट से पैसा आएगा। मैं कहा ना, मैं वो काम नहीं करूँगा कि जिसमें सरकार से पैसा आएगा, फिर वो पैसा खाने वाली बात हो गई। मैंने नहीं किया। तो राजन शुक्ला DM थे पौड़ी में, राजन शुक्ला जी DM थे पौड़ी में। तो उन सब लोगों ने बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा मानते थे मुझे। मैं ये मानता हूँ कि मेरी कला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छे संबंध बनवाए मेरे पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बड़े बड़े लोगों तक। मैं कहा पत्रकार तो मैं बाद में बना 2000 में, आज तक चैनल में गया, लेकिन उससे पहले उस पत्रकारिता में भी मैं तभी सफल रहा कि जब मेरे पहले से एक सकारात्मक और रचनात्मक पहचान समाज के बीच में बनी थी कलात्मक रूप से। तो यहाँ देहरादून में उस समय एक रजिस्ट्रेशन होता था NGO का, NGO रजिस्ट्रेशन कराना है। तो जब मैंने दिया, वहाँ पे सारे पेपर बन के आए थे, अच्छे लोगों ने पेपर बनाए थे, और अलग अलग लोग उसमें, अलग अलग जिलों के सब जगह लोग रखे थे उसमें। तो यहाँ पे आए तो जो एक कोई पान बहुत चबाते थे, वो कोई बैठते थे NGO ऑफिस में, तो उनका यही कहना था कि भाई आप 3 इधर और 2 अंदर। तो मैं सोचा ये पेज की बात कर रहे हैं, इसमें जो पेज लगे हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जो पेज होता है ना, NGO रजिस्टर्ड करने गया मैं, NGO रजिस्टर्ड करने गया। तो मैंने कहा नहीं सर, इसमें लगे हैं 3 नहीं, इसमें ज़्यादा पेज हैं। तो पान मुंह में रखा था, कहा अरे नहीं यार, आप समझे नहीं, कमाई करनी नहीं करनी। मैंने तो कमाई का क्या मतलब, कि देखिए 2 अंदर 3 बाहर। मैंने कहा क्या। फिर उन्हें पीकदान में अपना थोड़ा मुंह हल्का किया। फिर मुझे बोलते हैं भाई ये सब कुछ नहीं, ये हम बनाएंगे, दोबारा बनेगा आपका पूरा फॉर्मेट, जो बाइलॉज है हम लिखेंगे। अब मैं कहा साइन, कहते कुछ नहीं करना आपको, आप आराम से रहे, बस केवल व्यवस्था कर लीजिए। तो आप ये लगाइए भ्रष्टाचार, 96 की बात कर रहा हूँ, 96 में 5000 रुपया NGO बनाने की क्या हो रही थी, एक तरह से घूस ली जा रही थी मेरे से। और मेरा स्वभाव पहले से रहा, मैं ये मेरा स्वभाव न बोलूँ, मैं अपने माँ जी और अपने पिताजी को इसका श्रेय दूंगा, क्योंकि हमारे पिताजी ने बहुत ईमानदारी से अपना काम किया पूरी ज़िंदगी भर। हमें जो संस्कार दिए, उन्होंने यही कहा कि कभी चोरी नहीं करनी है। उनकी ईमानदारी की कहानी देखे कि एक पिताजी ने हमारे भाई को, वकील साहब को, बड़े भाई वकील हैं, उनको वकालत नहीं करने दी प्रैक्टिस। वो लोग नहीं, सच का झूठ करोगे, झूठ का सच करोगे। तो भाई ने कहा नहीं मैं तो सही वाले केस लड़ूंगा। तो पिताजी ने कहा तुम कैसे बोलोगे ये सही है, 2 ही चीज होंगी, या तो किसी की हत्या होगी, तो जो मारा जाएगा वो तो पीड़ित हो गया, और जो मारेगा वो आरोपी होगा। तेरे पास आरोपी आ गया, तू किसको बोलेगा, या वो आ गया दूसरा आ गया, किस तरह से तुम ये डिसाइड करोगे कि कौन सही है कौन गलत है। झूठ तो कहीं ना कहीं से बोलना पड़ेगा, तभी तुम केस लड़ोगे। तो ये पिताजी ने उसको काम नहीं करने दिया। मुझे पत्रकारिता में आया मैं, क्योंकि वो देवभूमि के संपादक हुआ करते थे, नंदप्रयाग में बहुत जाना माना अखबार था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंशुया प्रसाद बहुगुणा जी और राधा कृष्ण वैष्णव जी उनके उसमें। तो उन्होंने कहा नहीं, इस फील्ड में जाना है तो तुम्हें कसम खानी पड़ेगी कि तुम कभी किसी का दिल नहीं दुखाओगे, कहीं कोई वसूली नहीं करोगे, क्योंकि पत्रकारिता में रहना ये एक काजल की कोठरी है, इसके अंदर जाओगे लेकिन कालिख जरूर लग के आएगी, लेकिन मुझे ये भरोसा दिलाओ कि तुम मेरा नाम नहीं गंवाओगे। तो ये लगाया कि जिनकी परवरिश अगर इस सिद्धांत के साथ में हुई है तो वहां तो बेईमानी का मतलब नहीं था। तो वही सब चीज़ थी। मेरे पिताजी ने जब कहा, वो यहाँ पे जब NGO ऑफिस में आया मैं, तो उन्होंने जैसे 5000 का इशारा किया, मैंने उनके हाथ से टेबल से पेपर निकाले, वहीं पे टेबल में फाड़ दिए।
कसम खाई कि मैं आज के बाद एनजीओ नहीं बनाऊंगा। समाज में अगर सेवा करनी है, समाज में कुछ मुझे बनना है, समाज में अपनी पहचान बनानी है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको रजिस्टर्ड होना है। मैंने वो फाड़ा, मैंने कहा ठीक है, मैं निकला। वो मेरे पीछे तक आए, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा डीएम साहब ने भेजा था मुझे, मैं वो करने आया, लेकिन आप 5,000 मांग रहे, तो मेरे बस का है नहीं ना, मैं दे सकता हूँ। मैं कहा जिस पौध को लगाना है उसकी जड़ में पहले ही मैं भ्रष्टाचार डाल दूं तो बाद में वो कैसे फल देगा। लेकिन फिर भी मैं खुश हूं। मैं इसलिए खुश रहता हूं क्योंकि मुझे 2 वक्त की रोटी बड़ी अच्छी मिलती है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक छोटा परिवार अपना, हम 4 जने हैं, पति पत्नी और मेरी 2 बेटियां। बहुत खुशी खुशी रहते हैं। उतना पैसा है, नहीं भी है तो आ जाता है, नहीं भी रहेगा तो आज संबंध इस तरह से भगवान ने बनवाए हैं लोगों से, सामाजिक स्तर पे मेरे पे कोई परेशानी नहीं आने देते हैं। और जो मेरे संबंध है उनका मैं कभी अपने लिए उपयोग नहीं करता हूं। जो मेरी समाज सेवा है आज की डेट में, आप देखते हैं समूह इंसानियत की, उसमें कपड़े बंटते हैं, कुटियारी स्वाभिमान की, जिसमें कि 10 किलो का पैकेट राशन का जाता है। आप बोल रहे होंगे कि अभी कह रहा था कि कहीं से मैं मदद नहीं लेता हूं, ना मैं कमाता हूं, ना मैं देता हूं, तो ये कहां से आता है? मैंने कहा नहीं, मेरे संबंध हैं जो, मैंने उन संबंधों को हमेशा समाज हित में उपयोग किया। कुटियारी स्वाभिमान की जो आपने कार्यक्रम देखा, ये हर दिन का एक कार्यक्रम रहता है हमारा। जिस तरह से लोगों की तरफ से मदद आती है, मदद आने के बाद एक दिन मैं घर घर सामान लेने जाता हूं। जो लोग अपनी तरफ से भेंट करते हैं, सामान जो देते हैं, मैं सामान लेके आता हूं, क्योंकि कोई कट्टे में देता है, पूरे पैकेट बना के देते हैं। फिर हम घर में आकर के उसको इस तरह से अलग अलग परिवार के लिए इस तरह से पैकेट बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये आटा, तेल, चावल, नमक, ये सब बने हैं। लोग मुझे बोलते हैं अरे आप ही तो अपने नाम के लिए। मैं कहा कहाँ नाम के लिए? फोटो क्यों दिखाते हैं, वीडियो क्यों दिखाते हैं जब आप सेवा करते हैं? मैं क्या सेवा कहाँ कर रहे हैं? मैं कहा एक भिखारी है, दूसरे भिखारी को दे रहा है। मैं भी भिखारी, तू भी भिखारी, वो भी भिखारी, हर आदमी भिखारी है। दाता एक राम है, वह देने वाला तो वो है ना। मैंने तुम्हारे लिए मांगा, मेरे लिए किसी और ने मांगा, तो इसमें शर्म किस बात की? भी मेरी फोटो क्यों उसमें, मेरे वीडियो क्यों आ रहा है? वीडियो इसलिए आता है कि अगर मैं वो वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं दूंगा तो जो 10 लोग और किसी के मन में कुछ सेवा करने का है, वो देना चाहते हैं, और वो वीडियो जब वो देख लेते हैं, जब वो वीडियो देखते हैं, तो तभी दूसरा उससे तो प्रभावित होगा, उसके मन में भी इच्छा जागती है। ये पारस 10 नवंबर 1995 में मुझे नाम मिला है। अस्क कालावड़ी जी ने एक कविता लिखी थी मेरे तब तक के जीवन पे। तब तक का मतलब जो मेरा सार्वजनिक जीवन 95 से और नहीं 92 से 95 तक का 3 साल में। तो उस समय क्या था कि बहुत सारे अखबारों की सुर्खियों में, फ्रंट पेज में, हेडलाइंस में मैं रहता था। उस टाइम में बता रहा हूं, जब फेसबुक व्हाट्सएप कुछ नहीं था, बहुत बड़ी बात होती थी अखबार में नाम आना। तो अस्क कालावड़ी जी काफ़ी मशहूर कवि थे, उन्होंने लिखी थी। उसके बाद उन्होंने क्या पूरा जो नाम लिखा मेरा, तो हर अक्षर के साथ में एक एक लाइन जोड़ के बनाई। तो पूरा लास्ट में उन्होंने पारस पारस करके पूरा एक लिखा। इस कविता के बाद फिर इस नाम से मुझे अलंकृत किया 10 नवंबर 1995 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी ने। पारस का वो तात्पर्य था उनका, अस्क कालावड़ी जी ने जो लिखा था उस पर, तो उन्होंने कहा था कि आप अभी तक हजारों लड़की इस कम उम्र में, और इतने में जब 11वीं कक्षा में था तब मैं 12वीं की क्लास की लड़कियों को आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ाया करता था। खुद मैं 11वीं में था, तो मैं स्कूल ड्रेस में हुआ करता था और गोपेश्वर में, और तब वहाँ पढ़ाने जाता था गर्ल्स कॉलेज में। तो तब का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है मेरे साथ कि मैं छोटा था, लड़कियां बड़ी थी। तो पहले तो 2 ही चीज़ होती थी, इंटर कॉलेज या गर्ल्स कॉलेज। 3000 या 3200 2800 एक एक कॉलेज की स्ट्रेंथ होती थी। उस भीड़ के बीच में जाना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। कि कंडारी जिस सर थे हमारे इंग्लिश वाले, तो बड़े खतरनाक माने जाते, प्रिंसिपल से भी ज़्यादा उनसे डरते थे लोग। तो अब तुम्हारा नंबर, अब तुम्हारा नंबर, अब तुम्हारा नंबर, अब मेरा नंबर, कल को आना है। बच रहे मतलब कितना बचेंगे। अब आप गए, आपने पोएम सुना दी, इन्होंने गाना सुना दिया, इन्होंने डांस दिखा दिया। मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ है नहीं दिखाने के। ना मुझे गाना आता, ना मुझे पोएम आती, ना मुझे, मतलब आने का मतलब ये नहीं आता है, लेकिन ये आदत थी, आपको मैं बताऊं,
कि मैं 2 आदमियों के सामने, 4 आदमियों के सामने खड़ा नहीं हो सकता था पहले। 92 की बात बता रहा हूँ। इतनी शर्म थी मेरे अंदर कि मैं किसी को, 4 आदमी मैंने देखे, मैं घर से बाहर नहीं आता था, अंदर ही रहता था। इतना शर्मिला स्वभाव था। वो घटना ऐसी हुई मेरे जीवन में। अब जैसे जैसे वो आपका नंबर आया 3, 4, 5, अब मैं आ गया और मेरी इतनी हार्ट बीट इतनी तेज बढ़ रही कि मैं कहा मैं मर गया। मेरा नंबर आया तो मैं तो बोल नहीं पाना। तुरंत से पता नहीं कहाँ से भगवान ने क्या मेरे अंदर वो ताकत आई, उठा, कांप कांप के उठ गया और सारे लड़के हंसने लग गए मुझे देख के। दुबला पतला था, काला भी था, तो अजीब, मतलब न शकल न सूरत न कुछ। तो ऐसी स्थिति देख के सारे लड़के बड़ा मेरी मजाक बनाने लग गए। तो कंडारी से कहा, हाँ पंडित। मैं कहा सर। हाँ क्या करेगा, ऐसे कर, नहीं सुना, जोर से बोल। मैं कहा सर अब सुन, जोर से बोल, ऐसे ऐसे कान बिल्कुल। वो और मजाक बनाने लगे, उससे मेरी और हो गई कि सर मैं कुछ, अरे ये कुछ करेगा। अब बड़ी इंसल्ट हो गई और खींचा उन्होंने एक पीछे से, ऐसे यहां मारा, चल आगे चल, आगे बता कुछ। मैं कहा सर मैं कुछ चीजें बना के दिखाना चाहता हूं। अच्छा बना के दिखाएगा, क्या बनाएगा? अरे मदारी आ गया। मैं कहा सर नहीं, मैं क्या बनाएगा? मैं कहा सर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क करता हूं, तो मैं कुछ आइटम अपने हाथ की बनी हुई चीजों। तो उनका भाई ताली बजाओ सब, ये एकदम नई चीज आई। ये देखिए कुछ सेकंड पहले क्या हो रहा था, वही टीचर मेरे मारे भी, उन्होंने ही मुझे धुतकारा भी, सारे बच्चे हंसे भी। कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट आया कि पहले दिन वो इनाम मिल गया। जैसे मैंने कहा बिना प्रदर्शन के तालियां बज गई। तो ये जो कला प्रदर्शन प्रतिभा दर्शन, उसी दिन मैंने नाम तय किया था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं 15 अगस्त होता है तो उस दिन मैं अपने हाथों की बनी हुई चीजें दिखाता हूँ, रॉ मटेरियल का। लेकिन वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा कि मैंने अलग जाकर के कंडारी सर के पास गया। मैं कहा सर एक बात है, मैं तो बना लूंगा, लेकिन इतने लोगों के सामने मैं बोलूंगा कैसे, मुझे तो बोलना आता ही नहीं। तो कैसे नहीं बोलेगा, तुझे बताना कि ऐसे बनाया ऐसे बनाया। मैं कहा सर नहीं प्लीज, मैं आपको बताऊंगा और मैं ऐसे उसको खड़ा करूंगा हाथ पे, ऐसे कोई भी चीज आप उसके बारे में बताएंगे। कि यार तू अब मेरा वहां पे जुलूस निकालेगा। मैं कहा नहीं सर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं दिखा दूंगा। तो दिखा के क्या होगा कि चल ठीक है डन, ये मैं करूंगा। तो मैं ये मानता हूं कंडारी सर ने मेरा बड़ा योगदान है मेरे जीवन में, इस कला वाली फील्ड में। उन्होंने उस जगह पे उस दिन बड़ा अच्छा मुझे सपोर्ट किया और मुझे अपनी जिंदगी का पहला इनाम 15 अगस्त 1992 में मिला है। सुशीला सिंह मैडम थी गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैंने गर्ल्स कॉलेज से शुरुआत की। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के टाइम में नेपाल सिंह शिक्षा मंत्री थे, गुलाबो देवी समाज कल्याण मंत्री हुआ करती थी, तो उन लोगों के मुझे एप्रिसिएशन लेटर भी आए। फिर ये नेपाल सिंह जी जो शिक्षा मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उनके द्वारा 412 इंटर कॉलेज मुझे यूपी के मिले। मैं उत्तराखंड तो था ही नहीं उस समय, उत्तर प्रदेश के, कि मैं कहीं भी जा सकता था। एक पूरी लिस्ट आई मेरे पास। फिर मैंने कहा कि अगर मैं 21 रुपये से मैं प्रोत्साहित हुआ, 21 रुपये के इनाम से, एक सर्टिफिकेट से, प्रिंसिपल के हस्ताक्षर से मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं, अपनी बीमारी भूल सकता हूं और अपने जीवन में कुछ करने की ठान सकता हूं, तो क्यों नहीं मैं एक बैनर की स्थापना करूं। तब मैंने एक बैनर की स्थापना की थी, कला प्रदर्शन प्रतिभा दर्शन नाम से। फिर मैंने कहा कि जब आप अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे तभी आपके प्रतिभा के दर्शन होंगे। तो उसके बाद मैंने 2008 से यूथ आइकन करके इसका नाम लिया, क्योंकि एक यूनिवर्सल नाम चाहिए था। कला प्रदर्शन प्रतिभा दर्शन चल रहा था, केपीपीडी भी है, अभी भी चलता है, उसके साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन एक यूनिवर्सल नाम इसको कैसे मिले। तो इसको मैंने नाम दिया यूथ आइकन अवार्ड करके। तो यूथ आइकन अवार्ड दिया। फिर कहा कि केवल मैं उत्तराखंड में, हमेशा एक क्षेत्रवाद जातिवाद इनसे मैं जरा वो रहता हूँ, मैं व्यापकता की सोच रखनी चाहिए हमेशा। और रचनात्मकता में आप क्षेत्र को नहीं ला सकते हैं। रचना क्या है, कला का बहुत बड़ा वो है, फील्ड है, तो उसमें आप किसी को ये नहीं कर सकते ये चमोली का, ये पिथौरागढ़ का। तो अगर मेरी शुरू से एक सोच रही है कि मैं यहाँ पे अगर कोई प्रोग्राम करता हूँ और उस प्रोग्राम में केवल मैं चमोली पिथौरागढ़ अल्मोड़ा यहाँ के, तो वही हो गया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं तू अपने घर में कर रहा, उसी में करते रहो, वहीं कर तूने मेरा तेरे को, तेरा मेरे को, सम्मान यही आता रहे। लेकिन आप सोचिए कि मैंने
मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड से दिया जाने वाला अपने आप में पहला राष्ट्रीय सम्मान है यूथ आइकन, जो उत्तराखंड से शुरू हुआ। केपीपीडी भी अपने आप में राष्ट्रीय सम्मान है, जो तीजन बाई, संतराम, मीरा सुब्बा जैसे, नरेंद्र सिंह नेगी जी जैसे लोगों को एक मंच पे एक साथ में मिला है 2001 में। 2008 से जब इसकी शुरुआत हुई तो इसमें कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण जैसे तमाम उन फील्डों को जोड़ा गया और वो सारे लोग इसके बीच इस मंच पे एक साथ आए। मैंने कहा कि अगर हमारे किसी गोपेश्वर के और पिथौरागढ़, धारचूला और हरसिल के, उत्तरकाशी के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र का मैं कोई एक प्रतिभा इस मंच पे ले आता हूँ, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आए, चाहे वो खेल में आए, चाहे वो दौड़ में आए, चाहे वो गाने में आए, लेकिन वहीं पे अगर मैं उस मंच पे नाना पाटेकर को भी खड़ा करूंगा तो उस बच्चे का जो लेवल कितना ऊपर जाएगा, आप खुद सोचिए। उसके अंदर का मतलब कितनी बड़ी भावना उसकी जागृत होगी कि मुझे कहाँ अवार्ड मिला। गोपेश्वर का, पिथौरागढ़ का, हरसिल का या चंपावत का, कहीं का भी एक लड़का है और उसी मंच पे पहले नाम आता कि इसको। और इसमें एक और चीज़ है यूथ आइकन में, पहले हम देते हैं अपने राज्य स्तरीय अवार्ड, जैसे वो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण रूरल एरिया के जो अवार्ड होंगे उनको देते हैं। जैसे किसान चाची आई थी, अमिताभ बच्चन ने उनको सम्मान दिया, मदन लाल जी हरियाणा से आए थे, भवन पटेल आपके नासिक से आए थे, कोई नागपुर से आए थे आपके बुजुर्ग बघारिया जी। तो इस तरह से क्या होता है कि उसी बीच में हम सीधे चमोली का आदमी ले आते हैं, फिर पिथौरागढ़ का ले आते हैं, हिमाचल का ले आते हैं और उसके बाद लाते हैं बॉलीवुड के आदमी को जो सबसे बड़ा रहता है। तो उस मंच पे क्या होता है, उन लोगों को लगता है कि मुझे पहले मिला, इसको बाद में मिला, या इसको भी वही मिला, मुझे भी वही मिला। तो एक तरह से उसको मिक्स करते हैं। बॉलीवुड वाले जो आते हैं या जो नेशनल चैनल वाले जो बड़े रिपोर्टर, जो बड़े चेहरे जो होते हैं, उनको हम कहते हैं कि आपका अवार्ड हम इसलिए बाद में देंगे क्योंकि आपको सब देखना चाहते हैं, आपको सब देखना चाहते हैं। लेकिन पहले आप उनको देखिए जो दूरस्थ क्षेत्रों से हैं, जो अभी उभर रहे हैं, तो वो बैठे रहते हैं। तो वो बैठते हैं, जब हम पहले वालों को अवार्ड देते हैं तो बाद वाले उस मंच पे जाते हैं तो उनका अपना एक जो लेवल है अंदर, सोच का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, वो अपना आत्मसम्मान उनका ज़्यादा बढ़ता है। यहाँ पे जो मेरा मानना है, इस सोच से यूथ आइकन का शुरुआत हुई थी। इसके साथ ही फूलदेई है, मैंने बोला कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, लोक संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण भी इसमें जुड़ा हुआ है। फूलदेई एक ऐसा पर्व है उत्तराखंड का, आपने देखा होगा बाल पर्व, जो कि धीरे धीरे समाप्त हो गया था। मेरा क्या है, 2004 में, आप ही लगाइए, मैं सन 2000 में देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल आज तक से जुड़ गया था। 12 साल मैंने उस चैनल में काम किए। आप ही लगाइए कि 2000 से 2003, 3 साल तक मुझे ये दिखाना, मेरे अंदर इतनी छटपटाहट थी कि मैं कैसे फूलदेई को दिखाऊं। आप ही लगा, मैं इतनी जगह गया कि मुझे किसी गांव में फूलदेई का वो रूप देखने को नहीं मिला जो हमने जिया था, जिस तरह से हम फूलदेई मनाने जाते थे, लेकिन हुआ ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, 2004 में गोपेश्वर में फूलदेई पर्व से 10 दिन 15 दिन पहले से प्रायोजित किया, फिर अपनी तरफ से। वहाँ पे देने था वहाँ पे